हाँ जी, ऑनलाइन बताओ, आपको विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir, visible. Yes, sir, visible. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे इंटीग्रेशन, राइट? तो क्या सीखा था हमने ब्रॉडली लास्ट टाइम? क्या पर्पस है बच्चों एलिमेंट्स लेने का? इरेगुलर तो नहीं कहते, मतलब स्टिल हम करते तो रेगुलर शेप्स के लिए ही है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आर्बिट्ररी शेप बॉडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, हमने क्या समझा था कि इंटीग्रेशन से होता क्या है? सम, है ना? ये माइंड में रखना है हमेशा कि इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग है बच्चों एडिशन, है ना? कीप दिस इन माइंड। और जो मैंने आपको स्टेप समझाए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप एसेंशियली करना क्या होता है कि जब आपको कोई चीज बड़ी बॉडी के लिए निकालनी है तो आप क्या करते हो? उसको आप कहते हो कि चलो पहले छोटी के लिए निकाल लेते हैं और फिर उसको सबके लिए ऐड करना, ठीक है ना? तो ऐड करने का मतलब बन जाता है इंटीग्रेशन, करेक्ट? एंड ऑब्वियसली लोग इंटीग्रेशन डालते हैं तो फिर उसमें लिमिट्स का रोल आता है, वो ध्यान रखना। तो हम लास्ट टाइम जहाँ थे तो मैंने आपको एक बार बच्चों में जो एग्जांपल्स किए थे, क्या ये सबको समझ आ गए? ये आप में से किसी ने मुझे कहा था फोर्स वाला, है ना? वो मैं भेज दूंगा आपको सॉल्यूशन। और बच्चों क्या सबको क्लियर हो गया कैसे किया हमने? चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में एग्जांपल किए थे उसमें रॉड का आई ओ क्या निकाला था जब वो सेंटर पे था? देखना कुछ याद नहीं रखना, नोट से देख के बताओ। Sigma MIXI. Sigma MIXI. ml स्क्वायर बाय 12 किया हुआ है। और यहाँ पे ओ क्या था?
एक बार मुझे नोट कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्वेश्चन का मीनिंग। ऑनलाइन बच्चों, जस्ट इन केस मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हुई मुझे बता देना, ठीक है? ओके, एक बार क्वेश्चन समझ लो बच्चों। क्वेश्चन ये है, आपने पिछली क्लास में एक रॉड का आई निकाला था अबाउट इट्स सेंटर। कैसे? रॉड को बहुत सारे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं ना। तो अब आपको, अच्छा दोस्त यू हैव जॉइंड जस्ट टुडे, डोंट वरी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज घबराना मत। एंड दोस्त हु आर इन मेडिकल, आप भी आराम कर सकते हो, मतलब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? तो आई वाज सेइंग कि जैसे हमने रॉड को बहुत सारे पॉइंट्स में ब्रेक करके उसका आई निकाला था उसके सेंटर के अबाउट, वैसे ही एक डिस्क को बहुत सारी रॉड्स में ब्रेक करके उस डिस्क का आई निकाला, ठीक है? मतलब मैं आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन है, और उसके लिए आपको क्या एलिमेंट लेना है डिस्क का? रॉड। हाँ, मतलब जब आप, जैसे ही आप, मतलब इसमें हेल्प, ये वाई एक्सिस बच्चों डिस्क के सेंटर के अबाउट पास है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो क्या है, आपने डिस्क को क्या करना है? रॉड्स में ब्रेक करना है। तो पहले तो ये सोचो कि कैसी रॉड्स में ब्रेक करोगे, हॉरिजॉन्टल रॉड में या वर्टिकल रॉड? ध्यान से सोचो। ऐसा करो, दोनों केसेस में ब्रेक करो और देखो कि किस केस में आप उस रॉड का आई लिख सकते हो। फायदा तो तभी है ना उसमें ब्रेक करके, अगर उसका आई लिख पाओ।
चलो आपको फर्स्ट हिंट दे रहा हूँ। सी लेट्स टेक 2 केसेस। एक केस है कि मैं रॉड को वर्टिकल, डिस्क को वर्टिकल रॉड में ब्रेक कर, भाई हमने जब एलिमेंट सीखा था तो हमने क्या कहा था कि कैसे एलिमेंट्स में ब्रेक करना होता है, एलिमेंट की क्या खासियत होनी चाहिए, क्या हम उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, तभी फायदा है ना एलिमेंट में ब्रेक करके। वही चीज हमें यूज करनी है। मान लो मैंने इसको इस रेड रॉड में ब्रेक किया, क्या मुझे रेड रॉड का आई लिखना आता है वन बाय एक्सिस? क्या आपने सीखा है? नहीं होता। अब उल्टा करते हैं। लेट्स सी, let's break the rod into horizontal rods. क्या इस डिस्क का y निकालने का मतलब ये होगा कि मुझे इस रॉड का जो डिस्क के लिए y एक्सिस है उसके लिए उस वो चीज रॉड के लिए क्या मतलब हुआ, रॉड के लिए क्या हुआ y एक्सिस का मतलब उसका सेंटर, डिस्क की y एक्सिस का मतलब यही है कि रॉड का सेंटर हो। क्या आपको रॉड का आई उसके सेंटर के पास कितना आता है? तो इसलिए कौन सी रॉड लेनी चाहिए? आपका वो क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है, ठीक है। इसलिए वाई एक्सिस दिया गया था ताकि आप रॉड को हॉरिजॉन्टल। अब आगे बढ़ो। तो आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल रॉड लो और उस हॉरिजॉन्टल रॉड का आई लिखो। आर्यन अब बताना, साउंड इम्प्रूव हुई? Yes, sir, अब क्लियर है बिल्कुल। आर्यन, अर्पित? अब Yes, sir, अब ठीक है clear सर, है। अब ठीक है सर। हाँ जी, एक रूल है भाई, मैं आंसर एक बार देखता हूँ,
क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि पहली बार में सही बताओगे मुझे, ठीक है? तो टाइम लो बट सही बताओ। इंटीग्रेशन चलो आप इंटीग्रेशन वाले स्टेप पे भी दिखा दो, कोई चक्कर नहीं। नहीं, कुछ मिस्टेक है। क्या रॉड का मास निकल सकता है बच्चों? कैसे निकलेगा? एरिया से, यूनिटरी मेथड। इंटीग्रेशन नहीं होगी आपसे, स्टेप तक मुझे बता दो मुझे। आर स्क्वायर होना चाहिए, 1 माइनस आर स्क्वायर तो नहीं बनेगा 5 से। ठीक है, ओके। आपका क्या नाम है? मास सोचो, कुछ मास में गड़बड़ है। इंटीग्रेशन अभी नहीं कर पाओगे आप। चलो देखो बच्चों, सो वी आर क्लियर अबाउट दिस कि डिस्क का आई कैसे निकलेगा अगर हम उसको रॉड्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है जी। अब एक रॉड का आई क्या है? तो मुझे सबका ml²/12 का समेशन लेना, ठीक है? अब हाउ डू वी take a rod on a disc? Like this. इस रॉड की थिकनेस क्या बन जाती है बच्चों? ओके, तो इसका समेशन का बन गया बच्चों इंटीग्रल। मास m कैसे लिखोगे? मास अपॉन एरिया इनटू इस रॉड का एरिया। रॉड का एरिया क्या हुआ? लेंथ क्या है इसकी? R square minus y 2 square. रूट R माइनस square वाई minus स्क्वायर y. इंटू डी वाई। ये लग दिया मास इंटू एल स्क्वायर। उधर से क्या आएगा? 4 इंटू 112 लिमिट्स। तो ये बन गया बच्चों 2m/3 r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2।
इनटू dy। हाँ भाई, ऑनलाइन बच्चों किसी का आया था ये आंसर? गोपाल? ओके गुड। तो वंस अगेन बच्चों, इसके आगे वो इंटीग्रेशन कैसे करनी है दैट यू आर नॉट सपोज टू नो, ठीक है, बट ये बनी कैसे है दिस यू आर सपोज, कि कैसे हमने एक डिस्क को रॉड्स में ब्रेक कर दिया। यूनिटरी मेथड, डिस्क का मास अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय रॉड का एरिया। राइट बच्चों, क्लियर ऑल? ठीक है जी। तो दिस कंप्लीट्स आर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, आपने देखा होगा कि मैंने जो अभी आपको ये जो करवाया ना, मैंने कुछ टर्म्स यूज कर दी, बस आई लिख दिया या कुछ लिख दिया जिनका आपको भी फिजिकली कोई मीनिंग नहीं पता, राइट। तो ये हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम चैप्टर्स करेंगे तो उन चैप्टर्स में कुछ ना कुछ नाम आते जाएंगे, तो आप सीखोगे कि हम ये ऐसी क्वांटिटीज में कैसे इंटीग्रेट करके निकाला करेंगे, ठीक है। जैसे आई फॉर एग्जांपल इज समथिंग नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो जब चैप्टर आएगा तो उसमें आप देखोगे कि हम बिल्कुल यही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। तो पॉइंट इज कि प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, मतलब ये आई की वैल्यू, आई की जगह कुछ और डल जाएगा, कुछ भी मान लो जे के वॉटएवर होता होगा, ठीक है। बट ये कंसेप्ट यही रहेगा कि डिस्क के लिए निकालना है तो उसको हमेशा आप रॉड में ही ब्रेक करोगे या रिंग में ब्रेक करोगे, है ना। अब यहां पे मैंने रॉड में ही क्यों कहा, रिंग में क्यों नहीं कहा डिस्क को ब्रेक करने के लिए? क्योंकि रॉड का आई निकाला हुआ था, रिंग का नहीं निकाला था। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको वैसे बताता हूँ कि इस केस में जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये आपका आंसर आएगा mr²/4, ठीक है। अब आपको घर पे क्या ट्राई करना है मैं एक बार समझा देता हूँ, मुझे भेजना बच्चों, ठीक है, करके। हमें आर्क एलिमेंट तो लेना आता ही है ना, तो पहले बच्चों एक रिंग के लिए आई वाई निकालना, ठीक है, और फिर इसको यूज करके इस केस में बच्चों इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, आप देखना। तो मतलब मैंने इसलिए यहाँ ऊपर आंसर लिख दिया कि यू शुड बी एबल टू गेट mr²/4 यूजिंग दिस मेथड। राइट बच्चों, बढ़े आगे। ओके, तो दो हमारे टूल्स होते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट, जो हमें चाहिए होते हैं बार बार। फर्स्ट इज कैलकुलस, सेकंड इज वेक्टर्स, जो कि हर जगह यूज होता है। आप बच्चों ये रियलाइज करोगे कि मतलब अगर ये कैलकुलस और वेक्टर्स आपको अच्छे से आ जाए ना, तो मतलब जो आपके आगे वाले चैप्टर्स हैं उनमें ये इतना एक्सटेंसिवली यूज होता है कि मतलब ना जो नॉर्मल चैप्टर अगर करने में
मान लो अगर 10 लेक्चर लगने होते हैं और आपको एक कैलकुलस वेक्टर्स आता है, तो वो चैप्टर 6 लेक्चर्स में खत्म हो जाता है, क्योंकि ये सारा कुछ बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब आपको टाइम ही नहीं लगता इसमें। मतलब अब आप ऐसे सोचो कि अब भी आप इस लेवल पे हो कि आइडियली मैंने आपको जो आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है, जो वैसे अपना जून में शुरू होगा, मोशन इन 1D, वो नहीं कराया अभी, है ना। और उसका जो हमारा जो प्लान होता है, उसको वी यूजुअली डिवोट समथिंग लाइक 18 लेक्चर्स और समथिंग, ठीक है। आपका वो मतलब कितने में होगा, क्या लगता है? मैक्सिमम 6, ठीक है। तो वो उस तरह से ना अपनी भीड़ बन जाती है जब हम ये कैलकुलस और वेक्टर्स वाला पार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हम, वेक्टर्स बच्चों इसमें ना ऐसा है कि इसमें थ्योरी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करूंगा और मैं नोट्स भेजूंगा। आपने मतलब नॉट दैट कि आपने ये नोट्स कॉपी कर लेने हैं, मतलब कि यही नोट्स रख लेने हैं, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बट राइट नाउ आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन डिक्टेटिंग डेफिनेशंस टू यू, राइट। अभी हम समझेंगे और बस फिर आपने घर पे काम पूरा कर लो। ओके, हाँ, ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसका ऑपोजिट क्या होता है? जो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती उसको क्या कहते हैं? स्केलर। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ नंबर से भी स्केलर डिनोट कर देते हैं। स्केलर का कोई एग्जांपल दो बच्चों मुझे। मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जहां पे आप सिर्फ नंबर बोलो तो सब समझ आ जाता है, उस क्वांटिटी से रिलेटेड और कोई इन्फो नहीं चाहिए होती। करेक्ट। कोई वेक्टर क्वांटिटी बताओ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, समझने में वेलोसिटी। बहुत इजी है कि भाई अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो क्या आप बच्चों समझ जाओगे? नहीं, क्यों? भाई किधर लगा रहा हूं मैं फोर्स, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो देयर आर सम क्वांटिटीज जहां पर हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, एंड देयर आर सम क्वांटिटीज जहां पे डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। तो सिंपली भाई जहां चाहिए उसको वेक्टर बोल दिया, जहां नहीं चाहिए उसको स्केलर बोल दिया। अब ये बताओ बच्चों, जनरली स्केलर में एक डाउट आ जाता है, क्या स्केलर नेगेटिव हो सकता है? थिंक अगेन एंड टेल मी। ऑनलाइन मुझे आपका भी आंसर चाहिए बच्चों। क्या स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है? थिंक थिंक थिंक। अभी हमने डेफिनेशन बोली थी, उसको माइंड में उसका सोचो, क्यों नेगेटिव हो सकती है कि नहीं? क्यों? मैंने तो ये कहा कि नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने ये कब कहा कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती? नंबर नेगेटिव नहीं होता। मैं तो नंबर कहा था बार बार, मैंने मैग्नीट्यूड कहा था। बता, मैं पूछ रहा हूँ क्या बोला था मैंने? नंबर बोला था, मैग्नीट्यूड बोला? नंबर बोला था ना मैंने। तो प्लीज डोंट मिक्स स्केलर विद मैग्नीट्यूड। अच्छा, फिर आपको एग्जांपल भी सोचो, कोई स्केलर क्वांटिटी जो नेगेटिव हो सकती है। टेम्परेचर। चार्ज। आप केमिस्ट्री में शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर कर चुके हो या कर रहे हो, उसमें आपने एक एक्सप्रेशन लिखा होगा कहीं पे एनर्जी का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या आता है? माइनस समथिंग आता है ना, जो -13.6 या कुछ किया होगा वो, लाइक हाइड्रोजन एटम में, तो वहां भी तो एनर्जी नेगेटिव आ रही थी। तो स्केलर कैन बी नेगेटिव। प्लीज डोंट मिक्स स्केलर विद समथिंग लाइक पॉजिटिव नेगेटिव। स्केलर की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि उसको नंबर से डिनोट कर सकते। ओके, तो नाउ वी हैव चार्ज इज आल्सो अनदर एग्जांपल। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है। ठीक है जी। तो बच्चों
एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be represented with the help of a number alone, those are scalar quantities. Example mass, speed, temperature. और ये याद रखना है कि स्केलर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट? अब वेक्टर में क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आ जाती है। अब बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन, लेट्स अंडरस्टैंड कि इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब व्हाई इज देयर एनी नीड कि हम वेक्टर चैप्टर अलग से कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? जो बच्चों स्केलर के ऊपर लॉज ऑफ मैथमेटिक्स लगते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो वेक्टर्स के ऊपर नहीं लग पाते, है ना? स्केलर में इट इज वेरी इजी टू से 3 + 4 = 7, वन नंबर ही है, ठीक है? जब हम वेक्टर आ जाते हैं तो वी विल हैव टू से समथिंग लाइक 3 नॉर्थ + 4 ईस्ट, क्योंकि वहां तो डायरेक्शन भी है, समझते हो? तो जब डायरेक्शन आ जाती है तो डायरेक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के रूल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें ये चैप्टर करना पड़ता है सो दैट वी आर एबल टू डू ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद वेक्टर क्वांटिटीज एज वेल, ठीक है? तो बेस्ड अपॉन दिस बच्चों, एक वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, कॉमनली हम ऐसे बोल देते हैं कि जैसे अभी आपने भी बोला कि दोस क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, हमें इसके आगे ये भी बोलना पड़ता है कि रिक्वायर डायरेक्शन एंड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर, ठीक है? क्यों कहना पड़ता होगा ये? अभी तो हमें लॉ पता भी नहीं है कि क्या है, बट क्यों कहना पड़ता होगा ये? कुछ क्वांटिटीज में पंगा पड़ जाता है जहां पे आप डायरेक्शन तो स्पेसिफाई करते हो स्केलर के साथ भी। कोई एग्जांपल? करंट, है ना? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट आप उसके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हो। तो ऐसी एक्सेप्शंस को कवर करने के लिए हम अपनी डेफिनेशन को इंप्रूव करते हैं और हम ये कहते हैं कि विच फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो करंट जो है वो इसलिए बच्चों स्केलर है डायरेक्शन होते हुए भी, क्योंकि वो वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करते। अंडरस्टूड एवरीवन? तो फिर आ जाती है हमारी करंट की डेफिनेशन कि which require magnitude and direction and which follow laws of vector addition, ठीक है? तो ऐसा करो, ये एक डेफिनेशन लिख लो इतनी, क्योंकि ये माइंड में रहेगी, बार बार हम यूज करेंगे। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि मैंने एक एग्जांपल ही बनाया हुआ है करंट का, कि अगर जैसे 2 वायर से 1 एम्पीयर और 2 एम्पीयर आ रहा है और अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है, तो भी आगे तो करंट कितना जाएगा? 3 जाएगा। तो ये तो नॉर्मल स्केलर एडिशन ही फॉलो कर रहा है। हाँ, दोनों लिख लो, स्केलर वेक्टर दोनों की डेफिनेशन लिख लो। हाँ, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड इज एज गुड एज जो आप मैथ्स में मॉडुलस कहते हो, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं आपको भेजूंगा, जो कोई पॉइंट्स लगे कोई ऐड करने लायक वो ऐड कर लेना, ताकि इस बार एक फाइनल नोट्स बन जाए आपके। उसमें कुछ चीजें नहीं बताई गई होंगी, आई एम वेरी श्योर, अभी ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं हम।
स्केलर, टेंसर इज समथिंग एल्स, वो अभी नहीं रिक्वायर्ड। रिटर्न बच्चों, बस लिखा हुआ है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी। तो अब बच्चों हम सब ये नई टर्म सीखी हमने वेक्टर्स, तो हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन। तो बच्चों सबसे पहली बात तो यही है कि जब भी एक क्वांटिटी वेक्टर होएगी तो उसमें एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। तो चलो लिखो, नेक्स्ट लिखना नहीं है, बस सब समझना है, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने फिगर्स में, अपने फॉर्मूलाज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ग्राफिकल। ग्राफिकल मतलब फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप कोई भी डायग्राम बना रहे हैं हम, तो वहां पे वेक्टर क्वांटिटी को कैसे शो करना है, ठीक है। तो सिंपल है, हमने एक एरो बनाना है, ये एरो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जितना उस वेक्टर क्वांटिटी का जो नंबर होता है उसके साथ जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसके हिसाब से ये एरो की लेंथ कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। और जो उसकी डायरेक्शन है वो इस एरो की डायरेक्शन, लेंथ में प्रोपोर्शनल है, और जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। व्हाई डू वी से प्रोपोर्शनल? बिकॉज वो डिपेंड करेगा, मतलब हो सकता है कि किसी एक फिगर में आप 100 न्यूटन और 200 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप कैसे शो करोगे? बस कि आपने 100 को जितनी भी लेंथ से शो किया, 200 को उसकी डबल से शो करो, बस ये मीनिंग है, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि भाई 100 है तो उसको 100 सेंटीमीटर से ही शो करना। इट इज समथिंग वेरी सिमिलर, लाइक जब आप ग्राफ्स बनाते हो, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ बनाते हो, तो आप स्केल जो मर्जी ले सकते हो ना, चाहे एक बॉक्स के बाद 1 लिख दो, चाहे 5 बॉक्सेस के बाद 1 लिख दो, बट फिक्स ये होता है कि एक बार जो डिसाइड कर लिया वही आगे फॉलो करो ना। तो जैसे मान लो मुझे अब ये 2 दिखाने हैं, 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 8 न्यूटन, तो मुझे बस ये इंश्योर करना है कि बस जो मैं 8 की लेंथ दिखाऊं वो 4 के डबल दिखाऊं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक का क्या मतलब हुआ? जब आप किसी फॉर्मूला, ये ग्राफिकल हुआ, एक है किसी फॉर्मूला में, एज सिंपल एज भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप कहते हो v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। हम जो पहले सीखते थे तब तो हम उसको स्केलर फॉर्म में लिखते थे, बट अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि v क्या है? वेलोसिटी है ना, a क्या है? एक्सेलरेशन है, तो वो तो वेक्टर में आनी चाहिए। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर x बच्चों मान लो आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, x कैन बी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनीथिंग, तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एरो लगा देते हैं अपने फॉर्मूला में, तो जिस भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा होगा हमें पता चल जाएगा कि भाई वो क्वांटिटी एक वेक्टर, ठीक है। दिस एरो डज नॉट मीन कि उसकी डायरेक्शन राइट को है, ये एरो सिर्फ सिंबल है कि भाई हाँ जी ये वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड? जो बच्चों, जिस हमने अगर ऐसे लिखा एक्स वेक्टर, तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। अब मैं मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। ये मैंने अभी आपको बोला था ना कि जैसे मैथ्स का मॉड होता है, उसमें भी यही यूज करते हैं। तो उसको हम ऐसे लाइंस लगा देते हैं 2, और शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है, जब सिर्फ एक्स लिखा हो उसका मतलब होता है ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और जब एक्स वेक्टर लिखा हो तो ऑब्वियसली वो वेक्टर डायरेक्शन भी है साथ। तो ये क्वांटिटी जो है बच्चों
दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो एक एग्जांपल लें, जैसे कोई बॉडी 3 मीटर्स पर सेकंड से जा रही है, तो आप उसकी वेलोसिटी क्या बोलोगे? 3 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अगर आप इसका मॉड ले लो तो क्या बोलोगे? अगर सिर्फ v क्या है? 3। ठीक है, मान लो बॉडी लेफ्ट को जा रही होती तो v वेक्टर क्या लिखते हैं आप? 3 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। और फिर v क्या लिखते हैं? 3, वो तो मैग्नीट्यूड। क्लियर सो फार? ओके, अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज एक वेक्टर की बच्चों। ठीक है, सबसे पहले व्हाट शुड ऑपोजिट ऑफ अ वेक्टर मीन? अगर हम कहेंगे एक वेक्टर को ऑपोजिट कर दिया, इंग्लिश के हिसाब से सोचो, उल्टा कर दिया ना, तो मतलब अगर एक वेक्टर पहले ऊपर को पॉइंट कर रहा है, उसको उल्टा करना है तो वो नीचे को पॉइंट। ठीक है, हम किसके साथ कुछ चेंज कर रहे हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड के साथ या डायरेक्शन के साथ? डायरेक्शन। तो ऑपोजिट करने में मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऑपोजिट। तो अगर मेरा ए वेक्टर लेटर से ऐसे, ठीक है, कि कुछ इसकी डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड ए लिख दिया मैंने, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा बच्चों? मतलब इसका ऑपोजिट क्या मतलब हुआ? किधर को? नीचे को, है ना, समवॉट साउथ वेस्ट। अब बच्चों ध्यान से मुझे बताओ, क्या राइट हैंड साइड पे भी माइनस से आना चाहिए था? ये जो एरो के साथ लिखा हुआ है वो क्यों? तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हमने पॉजिटिव ही लिखना था ए। क्लियर? तो हमें ये समझ आ गया कि जैसे मैथ्स में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नॉर्मल मैथ्स में, है ना, +5 -5, ऐसे ही वेक्टर्स में भी पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हो सकते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब होगा कि वो पॉजिटिव वेक्टर का ऑपोजिट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो माइनस साइन है, ये मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं ला रहा, ये चेंज डायरेक्शन में ला रहा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात बच्चों, बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि बताओ 2 kg और 4 kg में से कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स 4 kg। अगर मैं आपको कहूं कि 2 न्यूटन टुवर्ड्स राइट एंड 3 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? We can't compare. We can compare numbers, but we cannot compare directions. ठीक है, तो for this very reason अगली प्रॉपर्टी आती है बच्चों कि 2 vectors can never be compared. हाँ, आप एज अ स्पेशल केस उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर सकते हो, तो आप ये बता सकते हो कि 2 वेक्टर्स में से मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, बट एज सच आप पूरे वेक्टर को कंपेयर करके नहीं कह सकते कि हाँ जी ये छोटा है और ये बड़ा। इसका रीजन समझ आता? ओके, इसी से ही बच्चों कंपैरिजन से ही हम अगला पॉइंट सोचते हैं। अगर मुझे ये कहना हो कि 2 वेक्टर्स इक्वल हैं, तो इक्वालिटी कब आएगी 2 वेक्टर्स में? जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम, ना, तो 2 कंडीशंस। ठीक है, तो आप कम ज्यादा नहीं बता सकते, आप इक्वल बता सकते हो, तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन। हाँ, वही मैंने कहा कि स्पेशल जाएगा वो जिसमें कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लो, है ना, अगर डायरेक्शन अलग होगी फिर नहीं कंपेयर कर सकते। राइट बच्चों? ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों समथिंग नोन एज जीरो वेक्टर, या फिर उसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है नाम से क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड 0, है ना,
की डायरेक्शन, नो डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन है ना, क्यों? जब मैग्नीट्यूड 0 ही है तो डायरेक्शन कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बट हम ये नहीं कह सकते थे कि डायरेक्शन नहीं है, क्यों? जब आप वेक्टर बोल रहे हो तो डायरेक्शन तो होगी ना, राइट? तो ये जो नल वेक्टर है, ये इसको हम बोल देते हैं बच्चों एज अ वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन, इट कैन हैव एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ठीक है? तो जैसे आप सिंपल स्केलर्स में कहते हो कि 5 + -5 = 0, ऐसे ही हम वेक्टर्स में क्या बोलेंगे? ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर क्या होगा? नल वेक्टर 0, ठीक है? तो here we could not have written as 0 alone, हमें 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्यों? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 0 लिखता हूं तो मैं कह रहा हूं कि भाई 2 वेक्टर्स को ऐड करके मेरे पास स्केलर आ गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, 2 वेक्टर्स को ऐड करके तो वेक्टर ही आना चाहिए, तो इसलिए हमें ऐसे क्या बोलना पड़ेगा? 0 वेक्टर। हाँ, यहाँ तो इसलिए हो गया ना कि ऑपोजिट थी, बाकी केसेस में देखेंगे कि क्या करना होता है। क्लियर बच्चों? आप मैथ्स में प्रॉपर्टी पढ़ते हो एक 9th 10th में, लीनियर, कोलिनियरिटी का क्या मतलब होता है? अगर 2 पॉइंट्स एक लाइन के लंबाई, हाँ 2 पे तो सेंस नहीं बनेगी, उससे ज्यादा 3, कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हो तो उनको आप कोलिनियर बोल देंगे। वेक्टर्स में हम कैसे बोलेंगे बच्चों कि 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर? कि अगर वो 2 वेक्टर्स सेम लाइन पे लाई कर, डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, ध्यान से, अगर वो 2 वेक्टर्स किसी एक ही लाइन पे लाई करते हो तो हम उनको कहते हैं कोलिनियर, समथिंग लाइक दिस, 2 या 2 से ज्यादा ऑफ कोर्स, कि जैसे मान लो ये रेड, ब्लू और ग्रीन वेक्टर्स जो हैं, मैंने जान के इनमें से कुछ की डायरेक्शंस अलग अलग बनाई हुई हैं, ये लाई तो सेम लाइन पे कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एज कोलिनियर। क्लियर बच्चों? ऐसे ही कोप्लेनर क्या होना चाहिए? अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाए, ठीक है बच्चों? आप एक बात समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, विल 2 पॉइंट्स ऑलवेज बी कोलिनियर? उनके तो आप लाइन बना ही दोगे ना 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके। शुड 2 वेक्टर्स बी ऑलवेज कोप्लेनर? सोच के देखो, अगर आप नो कह रहे हो तो मुझे एग्जांपल दो, यस है तो ठीक है। शुड 2, थोड़ा विजुलाइज करके फिगर बना के सोचो, क्या 2 वेक्टर्स को प्लेनर होने चाहिए हमेशा? नहीं, जैसे मान लो ये आपका वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया, ये तो एक ये एक्स वाई में आ गया, ये किस में है आपका? ये तो वाई, मतलब एक्स वाई में ही है ये भी, कर हाँ। इसको क्या करूं मैं? ये लो ऐसे, ये लो, ये एक्स जेड हो गया, ये भी एक प्लेन बन गया। बन रहा है? और कोई एग्जांपल सोचो। जो नहीं, वो तो हो ही गए।
हमें तो उल्टा सोचना है कि मतलब क्या आप ऐसे दो वेक्टर सोच सकते हो जो कोप्लेनर नहीं है? कोप्लेनर का मीनिंग तो क्लियर है ना बच्चों में? तो ये फिगर सोचो, दिस क्यूब इज जस्ट फॉर क्लैरिटी, कि एक वेक्टर आप सोचो कि हॉरिजॉन्टल वाली ग्रीन लाइन के अलॉन्ग है, एक वेक्टर वर्टिकल वाली ग्रीन लाइन के अलॉन्ग है। तो क्या ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर हुए? वेक्टर के केस में कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि एक ऐसा प्लेन जो उन पूरे के पूरे दो वेक्टर्स को कंटेन करता हो, है ना? तो आप इस फिगर में सोच जो इन लाइंस को कंटेन करता हो। नहीं, वाईजेड प्लेन आप अगर तो इधर बनाओगे लेफ्ट साइड पे तो इसको करेगा, इसको इस पे बनाओगे तो सिर्फ इसको करेगा, दोनों को कैसे करेगा? प्लेन तो एक पेज है सोचो, क्या आप ऐसा कोई पेज ले सकते हो, शीट, जिसमें ये दोनों ग्रीन लाइंस पूरी की पूरी आ जाए? मैं एक्चुअली ऐसा करता हूं, मैं पहले मैं एक केस बना देता हूं जहां पे कोप्लेनर है, क्लियर हो जाए बात। जैसे बच्चों मैं सिंपली मान लो एक मैंने लाइन ऐसे ले ली, ये हो गई लेट्स से ईस्ट की तरफ, और एक वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया नॉर्थ की तरफ। क्या ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं? यस, ये तो दिख ही रहा है आपको कि ये स्क्रीन के प्लेन में ही है ना दोनों वेक्टर्स, अंडरस्टूड? बट जो नीचे वाले फिगर में दो वेक्टर्स हैं अपने ग्रीन वाले, क्या ये कोप्लेनर है? नहीं, डिस्प्लेस नहीं कर सकते, बस ऐसे ही है। पूरी ग्रीन कर लो, कैसे आएंगे? सी एक लाइन आपकी है, ठीक है, एक लाइन आपकी है ऐसे, कैसे बनेगा प्लेन? डिस्प्लेस नहीं, आप लाइंस को छेड़ नहीं सकते। बोलो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि दो वेक्टर्स कोप्लेनर हो, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? किसका मतलब रियल लाइफ एग्जांपल कैसे बोले? मतलब एक प्रॉपर्टी है, मतलब रियल लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस होंगी जहां पे वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं होंगे। बट हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन सिंपली है कि अलग, तो जरूरी है कि एक ही प्लेन में लाई करती हो या अलग अलग प्लेन में भी हो सकती है ना? बस हमें तो इतना चाहिए। ये बच्चों समझ आई बात? ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने बच्चों ये अजम्पशन ली हुई है कि आप इन लाइंस को छेड़ नहीं सकते, राइट? अगर तो आप इन लाइंस को
कुछ डिस्प्लेस कर देते, फिर आप ऐसी सेटिंग बना सकते थे कि वो प्लेनर बन जाए। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, मान लो ये कोई वेक्टर बना हुआ है एक, ये क्या डिनोट कर रहा है? ब्लू वाला, मतलब ये वाई एक्सिस तो कोऑर्डिनेट प्लेन है और उसमें आपने एक ये ब्लू वेक्टर बना दिया। दिस इज सम क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एनी डाउट? नो। जो ये नीचे वाला ग्रीन वेक्टर है, ये क्या डिनोट कर रहा है? मैग्नीट्यूड 5 एंड डायरेक्शन अगेन टुवर्ड्स राइट। तो क्या ये ब्लू वेक्टर और ग्रीन वेक्टर में कोई फर्क है बच्चों? सेम है, अग्रीड? बाय सेम लॉजिक अगर मैं यहां नीचे एक रेड वेक्टर बना दूं, वो भी ये सेम बात ही डिनोट कर रहा है। इससे क्या समझ आ रहा है? कि अगर हम एक वेक्टर को उसके पैरेलल ही शिफ्ट कर दें कहीं भी, तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो ये एक बच्चों हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वेक्टर्स की कि a vector does not change if it is displaced parallel to itself without any rotation। ये बात समझ आती है बच्चों? हम बच्चों ये प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। क्या आप सोच सकते हो क्या एक्सेप्शन होगी इसमें? नहीं, नल वेक्टर से नहीं है कोई लिंक। नहीं, बच्चों ये चीज ऐसे कहने को तो ठीक है, बट अगर हम रियल लाइफ में सोचें, अगर मैं कुछ एक मान लो पर्सन है, उसके सिर पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और उसके पैर पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? अगर आपने उसको सिर से कैसे खींचा तो क्या होगा? वो कैसे गिरेगा? सिर के बाहर गिरेगा। अगर आपने उसके पैरों से उसको खींच दिया तो वो पीठ के बाहर गिरेगा, है ना? तो रियल लाइफ में कुछ सिचुएशंस में फर्क पड़ जाता है बेस्ड अपॉन कि आप फोर्स कहां पे लगा रहे हो। ऐसे ही आप राइट साइड वाला एग्जांपल सोचो, मान लो एक रॉड है, ये पेंडुलम टाइप सिचुएशन, एक रॉड है जो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट से बस हिंज्ड है, मतलब वहां से लटकी हुई है। अब अगर तो मैं इस रॉड के टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और अगर मैं इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से फोर्स लगाऊंगा तो रॉड रोटेट कर जाएगी। क्या ये बात समझ आई? तो रियल लाइफ में जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी कही, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप हर जगह पे आप नहीं शिफ्ट कर सकते, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको जो ऊपर वाला केस था क्यूब वाला, वहां पे कहा था कि नहीं शिफ्ट करना, ठीक है? तो क्या होता है बच्चों, एट अ हायर लेवल, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो 7th प्रॉपर्टी है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके कराया जाता है कि भाई हाँ, 2 टाइप के वेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे जिनको आप शिफ्ट कर सकते हो और कुछ ऐसे जिनको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है? फिर सेंस बनती है। हमारे लेवल पे अगर आपको ये स्टेटमेंट आती है तो आपने इसको राइट मार्क करना है, ठीक है? इन द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड नो कि भाई हाँ, इसमें एक्सेप्शन है, बट एज सच आपके लिए ये स्टेटमेंट ठीक है। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, तो वैसे इनके जो नाम होते हैं ना, एक को फ्री वेक्टर कहते हैं और एक को फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। जो नाम से समझ आ रहा है, फ्री वेक्टर मतलब जिनको इधर उधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड वेक्टर मतलब जो अपनी जगह पे ही फिक्स्ड। क्लियर? बट एज सच आपको अपने किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी ये फ्री या फिक्स नाम नहीं मिलेगा,
अंडरस्टूड? ऑनलाइन बच्चों ऑल क्लियर? यस सर। थ्री भी बन सकता, सिचुएशन बेस्ड। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों एट्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो कोई दो वेक्टर्स में अगर हमें एंगल निकालना हो बच्चों, तो हमें ऐसा करना होता है कि नाउ दिस इज अज्यूमिंग कि आप उन वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला आपके लेवल पे कर सकते हो, ठीक है। तो आप उन दो वेक्टर्स को बच्चों शिफ्ट करके इस तरीके से बना लेते हो कि उन दोनों की टेल्स जो हैं वो कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। अगर आपको आपके मेन फिगर में जो क्वेश्चन का फिगर है उसमें टेल्स कोइंसाइड नहीं भी कर रही, तो आप डिस्प्लेसमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा के शिफ्ट कर लोगे सच दैट कि टेल्स कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो टेल कोइंसाइड करके ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा। तो जो टेल्स के बीच में शॉर्टर एंगल होता है बच्चों, उसको डिफाइन किया जाता है एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, शॉर्टर एंगल। अदरवाइज तो ये एंगल दूसरा बड़ा भी हो सकता था ना, 180 माइनस 360 माइनस थीटा वाला, हमें शॉर्टर एंगल है, ठीक है। तो अगर टेल्स टच नहीं कर रही तो हम डिस्प्लेस कर देंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों, क्या एंगल को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कोई फर्क पड़ना चाहिए? मतलब अगर इस फिगर में या बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को चेंज कर दूं, छोटा बड़ा कर दूं, तो एंगल तो सेम ही रहेगा। तो हमें ये भी एक माइंड में रखना होता है कि जो एंगल है वो मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट। क्लियर बच्चों? जो ये दो इन सारे को ट्राई एक बार। थर्टी 50 आएगा करना, इसको आपके टेल्स एंगल बनेगा वो 150। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आती है बच्चों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, ठीक है। स्केलर में क्या होता है? ओनली नंबर, अगेन मैग्नीट्यूड नहीं, नंबर, ठीक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ किसके अंदर चेंज आना चाहिए, वेक्टर की मैग्नीट्यूड में या उसकी डायरेक्शन में? मैग्नीट्यूड में ना, डायरेक्शन में तो कोई फर्क ही नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो खुद ही एक नंबर ही तो है, उसमें कुछ डायरेक्शन वाला कुछ है ही नहीं जिसमें वो चेंज कर पाए डायरेक्शन का। हाँ, इसमें वही अभी आगे मैं बताने वाला था कि बस एक केस होता है कि अगर आपका नंबर नेगेटिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को अपोजिट कर सकता है बस, और नहीं कुछ कर सकता, राइट। तो हम इसके बच्चों दो केसेस बना के ही पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर मेरा ए वेक्टर ऐसा है कुछ, मैग्नीट्यूड 2, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, तो 2a वेक्टर क्या बन जाएगा, सेम डायरेक्शन बस मैग्नीट्यूड 4 हो गया। इन अदर वर्ड्स जो स्केलर है वो किससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन को तो वो कुछ नहीं कर पाया। आई बात समझ? बस बच्चों अब यहाँ पे जब नेगेटिव होता है तो आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। मान लो मैंने लिखा होता -2a, तो उसका क्या मतलब होता कि 2a वेक्टर इंटू -1, तो 2a तो निकाल ही लिया, और -1 क्या करते हैं, वो उल्टा कर देते। आई बात समझ बच्चों? जैसे अगर मैंने यही निकालना होता -12a वेक्टर, तो वो क्या बन जाता, हाफ ए वेक्टर इंटू -1, तो वो क्या बन जाता, मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां तक क्लियर सबको?
तो अगर आपने पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड बस के हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर नेगेटिव स्केलर से किया तो क्या होगा? ये लाइन पढ़ो बच्चों एक बार, ये समझ आ रही है? जो लास्ट सेकंड वाली लाइन है, लास्ट वाली। ये मॉड क्यों लगाया बच्चों? मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि हमने जैसे -½ से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड तो हाफ से ही मल्टीप्लाई हुआ ना, तो हाफ कैसे बनेगा अगर मॉड से करेंगे? और माइनस का काम क्या था? डायरेक्शन। क्लियर बच्चों? ये पार्ट बच्चों सबको क्लियर हो गया? ओके अब बच्चों ये हमने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली, ठीक है। अब अगला जो पार्ट आता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, नाउ वी विल लर्न हाउ डू वी ऐड वेक्टर्स। मतलब वी हैव टू ऐड क्वांटिटीज जिनमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम पहले समझते हैं कि मैथ्स में जब हम एडिशन करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे इफ आई से 50 + 50 क्या मतलब उसका? 100। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई 2 50 के नोट वही काम कर रहे हैं जो एक 100 का नोट कर रहा है। बिल्कुल वही मीनिंग है। वही काम कर हम वेक्टर्स में एक्सटेंड करते हैं और हम कहते हैं कि भाई मान लो अगर हमें 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तो उन 2 वेक्टर्स को ऐड करके जो वेक्टर मिलना चाहिए वह वेक्टर ना चाहिए जो वही काम करे, वही इफेक्ट लेकर आए जो वो दोनों वेक्टर्स मिलके ला रहे थे। ये बात समझ आती है? अगर हम इतनी सी बात को माइंड में रखते हैं तो वेक्टर्स की एडिशन बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। कि भाई चाहे 2 वेक्टर्स हैं चाहे 4 वेक्टर्स हैं, उनकी एडिशन अगर हम करते हैं तो ऐड करके जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो वही काम कर दे जो बाकी सारे मिलके करें, ठीक है। तो नाउ जस्ट फॉर सिंपलिसिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग हम 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट वाले, ठीक है। समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में काम आसान है। हम ये कहेंगे कि भाई अगर 2 वेक्टर्स अलग अलग डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको मिलके जो वेक्टर बनना चाहिए वो सिंगल वेक्टर वही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे। डिस्प्लेसमेंट का कोई मीनिंग समझता है? क्या मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट? मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता, ठीक है। तो जस्ट रीड द डेफिनेशन कि रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स is defined as as the common। तो वो वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक है ए वेक्टर जिसने क्या किया कि एक बॉडी को ओ से पी पहुंचा दिया, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, उसने क्या को पी पहुंचा दिया। एक दूसरा वेक्टर बी है डिस्प्लेसमेंट का जिसने क्या किया बॉडी को पी से क्यू पहुंचा दिया। तो इन दोनों वेक्टर्स ने मिलकर क्या किया? ओ से क्यू पहुंचा दिया। तो इनके रिजल्टेंट का क्या मीनिंग होना चाहिए?
एक सिंगल वेक्टर जो उसको सीधा ओ से क्यू पहुंचा दे। आई बात समझ? तो इस केस में, इस फिगर में बच्चों, जो रेड लाइन है वो बन गई ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम। ठीक है जी। आप बच्चों फिगर से क्लियरली ये देख सकते हो, क्या रेड लाइन की लेंथ ए वेक्टर की लेंथ और बी वेक्टर की लेंथ के सम के इक्वल है? सोचो एक बार, क्या हो सकती है इक्वल? नहीं, इस फिगर में क्या, इस फिगर में रेड लाइन की लेंथ ओपी प्लस पीक्यू लेंथ के इक्वल हो सकती है? क्यों? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मतलब क्लियरली ये जो लेंथ है वो सीधा ऐड करके नहीं आ रही। आप डायरेक्शन भी देख सकते हो कि ये जो रेड लाइन की डायरेक्शन आ रही है वो इन दोनों से अलग है। जो हमारा ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन से भी अलग है और बी वेक्टर की डायरेक्शन से भी अलग, राइट? इसीलिए हम इस एडिशन को सेपरेटली पढ़ते हैं। मतलब हम सिंपली ऐसे ही कहते हैं कि स्केलर्स को ऐड करना और वेक्टर्स को ऐड करना दो अलग बात है। स्केलर्स में 3 + 4 = 7, वेक्टर्स में 3 + 4 कुछ भी अलग अलग वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि 3 की क्या डायरेक्शन है और 4 की क्या डायरेक्शन, राइट बच्चों? तो ये बच्चों जो फिगर बना हुआ है हमने किया क्या है ये बताओ मुझे। मतलब हम मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था, तो मैंने उनका रिजल्टेंट बनाया कैसे? स्टेप्स क्या हैं? एंगल वेक्टर, एक एंगल बनाया, दो वेक्टर, दो वेक्टर को ऐसे लिख कर कि एक एल दूसरे की एल आपने। हाँ, सबसे पहला स्टेप तो ये किया कि हमने वेक्टर्स को इस तरीके से कर दिया, एक की टेल और एक की हेड आपस में कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, ये करके हमें फायदा क्या हो रहा है? वो डिस्प्लेसमेंट विजुअलाइज हो रही है इजीली कि भाई हाँ पार्टिकल पहले एक के अलॉन्ग गया फिर दूसरे के अलॉन्ग गया, तो हमें पता चल गया कि फाइनली पार्टिकल कहां गया। क्या हम हर फिगर में ऐसा कर पाएंगे? अगेन डिस्प्लेसमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा के दो वेक्टर्स अलग अलग भी दिए होंगे तो हम क्या कर पाएंगे? एक वेक्टर को डिस्प्लेस करके एक की टेल दूसरे के हेड के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट कैसे बन जाएगा? पहले की टेल से दूसरे के हेड तक। आई बात समझ बच्चों? जैसे मान लो इस पे ट्राई करो बच्चों, मान लो ये 3 वेक्टर्स हैं, अज्यूम कर लो कि इनकी लेंथ सेम है। ठीक है, तो ऊपर वाली अप्रोच फॉलो करके डिस्प्लेसमेंट वाली बच्चों इस हर वेक्टर की लेंथ 2 है मान लो। ठीक है, तो मुझे आप इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट सोच के बताओ क्या होगा, सोच के या लिख के। ट्राइंगल बनाना कोई जरूरी नहीं है ना, फिगर तो जैसे अब इस केस में ट्राइंगल नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। कंसेप्ट वो लगाना जरूरी है, हेड टू टेल वाला। हाँ जी, तो क्या करोगे आप? सेकेंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट के हेड के साथ जोड़ दो, थर्ड वेक्टर की टेल को सेकेंड के हेड के साथ जोड़ दो, तो आपका अब जो फिगर है वो ऐसे बन जाएगा बच्चों। अच्छा, मतलब मान लो तो आपका फिगर क्या बनता? फिर 3 साइड्स बन जाती, तो फिर आपका रिजल्टेंट क्या बनता? मतलब
फिर जो अपना रिजल्टेंट है उसमें ये सबसे नीचे वाली ना बनती, तो रिजल्टेंट क्या कर रहा होता, मतलब वो ऐसे शिफ्ट कर रहा होता है ना। तो ये क्या बन गया आंसर, 2 टुवर्ड्स राइट। ठीक है, सबको समझ आ गया बच्चों। अगर मान लो बच्चों 4 होते जैसे ये, तो क्या होता कि बाई चांस इस तरह से हैं कि वो सारे जुड़ गए, तो वहीं पे ही पहुंच गए आप जहां से शुरू किया था, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 0। तो वी विल नॉट रिमेंबर इट एज कि कोई ट्रायंगल स्केलर में नेगेटिव तो क्या है, स्केलर में नेगेटिव तब आता है, उसका क्या क्या मतलब इसका, जैसा कहते हैं टेम्परेचर -5 है, इसका क्या मीनिंग। बेसिकली तो हमने एक रेफरेंस को 0 बोला था, -5 का मतलब है उससे कम है, और कोई मीनिंग नहीं है ना? वही एनर्जी है कि आपने किसी एनर्जी को रेफरेंस लेवल पे 0 हो दिया, तो उससे कम वाली एनर्जी को माइनस, और कोई मतलब नहीं। तो स्केलर में तो माइनस का मतलब होता है कम ज्यादा। वेक्टर में अगर कहीं पे माइनस प्लस आएगा भी बच्चों, तो उसका क्या मीनिंग होगा, डायरेक्शन ना। वेक्टर में माइनस प्लस से कम ज्यादा नहीं बता सकते आप डायरेक्शन बता सकते। क्या बात क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। अपनी अब अगली क्लास कब है, सैटरडे को, ठीक है। तो मैं बच्चों आपको शीट भेजूंगा, तो प्रॉपर्टीज आप लिख लेना सारी, राइट। और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको भेजूंगा, वो क्वेश्चन। अभी स्कूल का बच्चों कितना काम चल रहा है, क्या लोड है? प्री बोर्ड चल रहे हैं, और मतलब
3 कर दिया, पढ़ो बोर्ड्स के लिए, is it? तुम्हारे चल रहे हैं दोनों बोर्ड्स कब तक? 9 तक, अच्छा ठीक है चलो, मतलब इतना काम तो कर लोगे, चलो ठीक है बच्चों, ओके।